आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के इकोनॉमी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो अगर हम अपना पहला विकल्प देखें तो पहला विकल्प कह रहा है यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क यानी ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा कह रहा है यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा विकल्प कह रहा है यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम देखें तो जैसे हमारा विकल्प नंबर 3 है, यह कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो यह एकदम गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है, ना कि केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ठीक है। और दूसरा विकल्प अगर हम देखें तो कह रहा है यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा यह प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत है कि यह एक 6 सदस्यीय निकाय है, ना कि 12 सदस्यीय निकाय है। और इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ होते हैं और इनका पुनर्गठन हर साल नहीं होता है। बाहरी सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो हमारा 2 और 3 गलत है। पहला कह रहा है कि यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। तो यह एकदम सही बात है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसका मुख्य कार्य है कि आरबीआई की मानक जो ब्याज दरें हैं जैसे रेपो रेट वगैरह का निर्धारण करना, ताकि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को भीतर रखा जा सके। तो हमारा पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा ए सही है। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका लक्ष्य था कि महंगाई जो है सीपीआई को 4% प्लस माइनस 2% के दायरे में रखना है। और यहाँ जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं और अगर बहुमत या अगर निर्णय बराबर की स्थिति में आ जाए तो गवर्नर का जो होता है नहीं, आरबीआई का गवर्नर जो उसकी अध्यक्षता करता है कमेटी की, उसका वोट कास्टिंग वोट के रूप में होता है। तो हमारा आंसर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। दूसरा कह रहा है बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी। और तीसरा कह रहा है यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीली क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से विकल्प सही है? तो अगर हम अपना पहला विकल्प देखें, पहला विकल्प कह रहा है कि यह किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन से अवगत नहीं है। तो यह एकदम गलत बात है, क्योंकि अधिनियम के अनुसार क्या है कि यदि कोई लेन देन बेनामी है तो वह बेनामी ही रहेगा, चाहे असली मालिक को इसकी जानकारी हो या ना हो। और अक्सर क्या होता है, बेनामी संपत्ति दूसरों के नाम पर बिना जानकारी के ही खरीदी जाती हैं। जैसे किसी गरीब व्यक्ति की आईडी का दुरुपयोग किया जाएगा, फिर भी वह बेनामी ही मानी जाएगी, चाहे मुख्य मालिक को पता हो या ना पता हो, उसको हम बेनामी ही कहेंगे। तो हमारा एक विकल्प गलत है। तो एक देखिए ए में है और सी में है, तो 2 विकल्प हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए दूसरा हमको और अपने आप सही हो गया कि बेनामी में पाई जाने वाली संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होती नहीं, सरकार इसको जब्त कर सकती है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि दूसरा देखिए दोनों में है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीली क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। यह विकल्प एकदम गलत है, क्योंकि इसमें क्या है ना, यह आधा सही और आधा गलत है। अधिनियम में जांच के लिए अधिकारियों का प्रावधान तो है, लेकिन यह कहना गलत है कि इसमें अपीली तंत्र नहीं है। इसके तहत एक अपीली अधिकरण की व्यवस्था की गई है जहां फैसले को चुनौती दी जा सकती है। तो तीसरा गलत है, पहला भी गलत था, दूसरा सही था। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी सही है। ठीक है। और अगर हम देखें ना कि अ, अगर है क्या तो क्या होता है, अगर हम देखें रिवीजन करें तो कि किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदना लेकिन पैसे खुद देना, ठीक है, उसे हम बेनामी कहेंगे। सजा क्या होगी? संपत्ति जब्ती भी हो सकती है, जुर्माना भी होगा, कठोर कारावास भी होगा और अपीलीय न्यायाधिकरण की अपील संभव है इसमें। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या सही था? आंसर हमारा बी सही था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में लघु अ, वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? पहला विकल्प हमारा कह रहा है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। दूसरा कह रहा है लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। और तीसरा विकल्प हमारा कह रहा है युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो अगर हम पहला देखें कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, तो एकदम सही है, क्योंकि जो लघु वित्त बैंक होते हैं इनका प्राथमिक लक्ष्य होता है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करना। तो पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि लघु
सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, तो ये भी एकदम हमारा सही है, क्योंकि ये बैंक लघु कृषक हैं जो सीमांत कृषक हैं इनको ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है उभा उद्यमियों विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना लघु वित्त बैंक का विशिष्ट या प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। इसके लिए सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, मुद्रा स्कीम हो गई, स्टार्टअप इंडिया वगैरह होगा, इस पर ध्यान देता है, तो ये भी हमारा गलत है तीसरा। और देखें अगर तीसरा हम कैंसिल आउट करते हैं तब हम अपने आराम से उत्तर तक पहुंच जाते हैं। वैसे भी देखें ना, इसमें लिखा हुआ लघु शब्द, और ये बात कर रहा है उद्यमियों की, बहुत बड़ी बात कर रहा है इसमें, तो हम सोच सकते हैं कि लघु वित्त बैंक इतना नहीं करेगा, लघु कार्य ही करेगा, तो एक दो सही है। और तीस अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हम अपने उत्तर तक आराम से पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एकीकृत भुगतान अंतराह पृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। पहला कह रहा है ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। तीसरा कह रहा है एफडीआई अंतर प्रभाव में भारी वृद्धि होगी। और चौथा कह रहा है निर्धन व्यक्तियों के उपादानों ने सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावी हो जाएगा। तो अगर हम दूसरा विकल्प जैसे देखें, लिखा है कि दो लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल रूप ले लेगी, तो ये एकदम एक्सट्रीम बात कह रहा है ना, कि ये एकदम ऐसा हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि यह अतिवादी है, हम जानेंगे एकदम एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तीसरा कह रहा है एफडीआई के अंतर प्रभाव में भारी वृद्धि होगी, तो यूपीआई घरेलू पेमेंट सिस्टम है, इसका एफडीआई के निवेश से लेकर कोई संबंध नहीं है। अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचें तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है निर्धन व्यक्तियों को ये सब्सिडी और प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर में बहुत प्रभावकारी होगा, तो ये सही बात है, लेकिन इसके लिए हम पढ़ते हैं ना वो जेम ट्रिनिटी, मतलब सॉरी ये गलत है हमारा ऑप्शन, मतलब ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए हम पढ़ते हैं ना, ये पूरी तरीके से सब्सिडी उपादान के लिए नहीं काम करेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, वो हमने एक शब्द पढ़ा होगा जेम ट्रिनिटी, कि जिसमें क्या होता है जन धन आधार मोबाइल जब तीनों मिलते हैं तो हम सब्सिडी के लिए बहुत बेहतर कार्य करता है। तो हमारा तीसरा भी गलत है, हमारा पहला विकल्प एकदम सही है, ऑनलाइन भुगतानों के माध्यम से मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि यह नीति आयोग का एक अंग है, और दूसरा कह रहा है वर्तमान में इसकी कॉप्स लगभग 4 लाख करोड़ है। तो नीचे दे कोड का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। तो जैसे पहला है कि यह नीति आयोग का एक अंग है, तो यह एकदम गलत है, क्योंकि ये नीति आयोग का अंग नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सवरेन वेल्थ फंड है, और इसका पंजीकरण सेबी के तहत एक निवेश कोष के रूप में किया गया है, तो पहला हमारा गलत है। तो एक इसमें है और एक इसमें है, दो हमारे कैंसिल आउट हो गए। दूसरा कह रहा है वर्तमान में इसकी काप्स लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो जब यन यानी ये बना था राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि, तब इसकी कुल निर्धारित राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी, ना कि 4 लाख करोड़। और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% थी, बाकी हिस्सा विदेशी और घरेलू निवेशकों से आता था। तो दूसरा भी हमारा गलत है, तो ये भी दूसरा गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या सही हो, ना तो एक सही है और ना तो बी सही है। और अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सड़क, बंदरगाह, बिजली आदि के लिए निवेश जुटाना। और श्रेणी अगर देखा तो यह सेबी के तहत कैटेगराइज है। और इसमें निधियों के 3 मुख्य फंड थे, एक मास्टर फंड था, एक फंड ऑफ फंड था, और सामरिक निवेश फंड था। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा डी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के संबंध में हमको देखना है। तो पहला कह रहा है कि यह मतलब एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपक्रमण है, और जो एशियाई विकास बैंकों द्वारा दिए गए साख यानी क्रेडिट से वित्त पोषित है। दूसरा कह रहा है यह गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी या गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। तीसरा कह रहा है ओईसीडी के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी भी निवेश संग्रहित करने की क्षमता है। और चौथा है अंकटाट द्वारा वित्त पोषित उपकरण है, जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो यही है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है क्या, अगर हम देखें तो जैसे हमारा पहला विकल्प है, कह रहा है यह आसियान की अवसंरचना के उन्नयन विकास का उपक्रमण है, तो और एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए 7 क्रेडिट वित्त पोषित है, तो ये हमारा गलत है।
क्योंकि आसियान और एशियाई विकास बैंक का जिक्र तो है, लेकिन गलत है क्योंकि यह ग्लोबल स्तर की बात करता है, तो हमारा पहला विकल्प गलत है। अगर तीसरा देखा जाए, ओईसीडी के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग जो अवसंरचना परियोजना विस्तारित करता है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। इसमें ओईसीडी का जिक्र है, जबकि जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की मदद करना है, तो ना कि ओईसीडी, तो ये हमारा गलत है। और चौथा जो अंकटाड की बात कर रहा है कि अंकटार द्वारा वित्त पोषित उपकरण है जो विश्व में अवसंरचना विकास को वित्त पोषित करने को सुकर बनाने का प्रयास करता है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अंकटाड का जिक्र है और जो व्यापार से संबंधित है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, तो अंकटाड भी नहीं है, ओईसीडी भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है? बी सही है। गैर सरकारी क्षेत्र को और संस्थागत निवेशकों को पूंजी का संग्रहण कर सकने और विश्व बैंक के सहयोग से जटिल अवसंरचना गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी कर अवसंरचना निर्माण को सुकर बनाना, तो बी हमारा सही है। और नाम है इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो ये आसियान ओईसीडी जैसे शब्द थोड़ा वो करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक इसमें देखिए बोला भी गया है, और ये विकासशील देशों की मदद के लिए, मतलब देखा जाए तो यह क्या है कि विश्व बैंक की एक पहल है, और काम इसका है विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी की परियोजना के लिए पैसा जुटाना। और काम ही कैसे करता है? यह सरकारी धन के साथ साथ निजी क्षेत्रों और संस्थागत निवेशकों को एक साथ पैसा लाता है, और यह मुख्य रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डिजाइन करके और उसमें निवेश लगाने लायक मदद करता है, तो इसका प्रोजेक्ट मुख्य कार्य यही है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही है? पहला कह रहा है कि यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। और दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का 1% परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के माध्यम से संचरण है। तो अगर हम पहला अपना देखें तो पहला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि एनएसक्यूएफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि चाहे औपचारिक यानी स्कूल या कॉलेज से तरीके सीखे या अनौपचारिक सीखे, अनुभव या ट्रेनिंग के माध्यम से उसे कौशल के आधार पर प्रमाण पत्र मिले, और इसमें यह प्रावधान किया गया है जो बिना स्कूल गए अनुभव से सीखने वाला है उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ कह रहा है कि केवल औपचारिक माध्यम से, और ध्यान रखिए जो केवल शब्द आए ना तो हमको रुक के जरूर सोचना है, केवल मैक्स टू मैक्स गलत ही होती है, इसी बात कह देता, तो पहला हमारा गलत है। पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, तो ये हमारे दो तो निकल गए। तीसरा कह रहा है कि एनएसक्यूएफ क्रियान्वयन प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के माध्यम से संचरण से सही है, तो ये हमारा सही है। एनएसक्यूएफ का लक्ष्य है व्यावसायिक और सामान्य के बीच अंतर को खत्म करना, ताकि एक छात्र दूसरे से आसानी से मतलब जा सकें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी सही हो गया। ये भी हमारा गलत है, आंसर हमारा बी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सरकारी योजनाओं या पॉलिसी वालों में केवल हमेशा कभी नहीं जैसे शब्द अक्सर क्या होते हैं 90% मामलों में कथन गलत ही होते हैं। सरकार नीतियाँ समावेशी बनाती है और ना कि सीमित नीतियाँ बनाती है, तो समावेशी नीतियाँ बनाती है उसमें सबको शामिल करने का प्रयास करती है, सीमित नीतियाँ तो बनाती नहीं है। तो देखिए पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है एक सकारात्मक वाक्य कह रहा है कि इसका व्यापक उद्देश्य की बात कर रहा है, ऐसे नीति की बात कर रहा है, और ऐसे नीति के जो आमतौर पर सही होते हैं जो व्यापकता की बात करते हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिक्स पे भी थोड़ा ध्यान दें। और अगर हम देखें तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है इस तरह। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक्स पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन ट्रिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा कि नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपकरण है। दूसरा कह रहा है नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या सही है? तो पहला हमारा कह रहा है कि ये कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के अंतर्गत, ये हमारा विकल्प गलत है, क्योंकि नेशनल कैरियर सर्विस श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत है, ना कि डीओपीटी के तहत आता है, तो पहला विकल्प गलत है। पहला देखिए इसमें भी है, पहला इसमें भी है, देखिए दो विकल्प हमारे एलिमिनेट हो गए। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया, तो ऐसा नहीं है। एनसीएस का उद्देश्य केवल अशिक्षित युवा नहीं है, बल्कि चाहे वे शिक्षित हों, कुशल हों, अकुशल हों, यह नौकरी चाहने वाले नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है, तो ये भी गलत है। और देखिए यहाँ भी देखा जाए तो नेशनल कैरियर सर्विस अशिक्षित युवाओं मतलब एक तरीके से स्पेसिफिक कर दिया था इसको भी, तो ये भी हमारा गलत है। आंसर हमारा डी सही हो गया, दूसरा गलत है। अब ध्यान दीजिए ना, मंत्रालय जब दिया जाए ना तो उसके लॉजिक एक करियर, जैसे अब रोजगार सीधे श्रम मंत्रालय से जुड़ी हुई बात कर रहा है, नेशनल कैरियर नाम है कैरियर, अब तो ये कार्मिक कहाँ से आ जाएगा? रोजगार की बात करो तो श्रम मंत्रालय हो जाएगा। और अगर हम डीओपीटी को देख जाएं तो ये आईएएस के अधिकारी को ट्रेनिंग और कैडर मैनेजमेंट के जमीनी स्तर पर रोजगार देने से नहीं संबंधित है, ये कैडर से संबंधित है, तो पहला हमारा गलत हो गया। और दूसरा जैसे कह रहा है सिर्फ अशिक्षित के लिए, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ट्रिक्स पे विशेष ध्यान देना है, बात क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, लॉजिक लगाना है, तब हम अपने आराम से उत्तर तक पहुंचेंगे। हमारा डी सही आंसर है इसका। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल के
समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों की निर्धारण संरचना पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड एसेट S4A का सर्वोत्तम वर्णन है। S4A क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसे समझें तो यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उन बड़ी कंपनियों की मदद करना है जिन्होंने भारी कर्ज लिया और उसे चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके पास अभी भी काम करने की क्षमता है। तो क्या करते हैं, इस स्कीम के माध्यम से क्या कहेंगे, जब कोई बड़ी कंपनी बैंकों का पैसा नहीं लौटा पाती है तो बैंक इस स्कीम का उपयोग करते हैं। इसके तहत कंपनी कुल कर्ज को दो भागों में बांट लेते हैं। एक धारणीय कर्ज वह हिस्सा जिसे कंपनी अपनी मौजूदा कमाई से चुका सकती है, और एक अधारणीय कर्ज वह हिस्सा जिसे कंपनी अभी नहीं चुका सकती। इसे बैंक अक्सर इक्विटी या शेयर में बदल देते हैं ताकि भविष्य में कंपनी को फायदा हो तो बैंक अपना पैसा निकाल लें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कंपनी को बंद होने से बचाना और बैंकों के पैसा डूबने से रोकना। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा बी ज़्यादा सही है। या वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों को वित्तीय संरचना पूर्ण संरचना में भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। वी हमारा आंसर है। शायद अभी ये स्कीम बंद हो चुकी है, अगर मैं सही हूँ तो चेक कर लीजिएगा। तो आंसर हमारा बी है। इसके लिए शायद नए विकल्प कुछ लाए गए हैं। हम्म। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में 1991 के आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ क्या हुआ, मतलब क्या बदलाव आया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण LPG रिफॉर्म्स के बाद क्या बदलाव आया। तो जैसे पहला कह रहा है जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। दूसरा कह रहा है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तो तीसरा कह रहा है FDI का अंतर प्रवाह इनफ्लो बढ़ा है। और चौथा कह रहा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बहुत बृहद रूप से बढ़ गया है। तो जैसे हम पहला देखें, कह रहा है कि जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। तो ये एकदम गलत है। बढ़ा नहीं गया है। सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में विकास तेजी से हुआ, लेकिन कृषि का हिस्सा कम हुआ ना कि बढ़ा। तो पहला हमारा गलत है। पहला देखिए इसमें है और पहला इसमें है, दो हमारे कैंसिल आउट हो गए। दूसरा अपने आप सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। चौथा हमको देखना है। तो चौथा कह रहा है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। तो यह सही है। 1991 से में हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का पैसा बचा था, लेकिन सुधारों के बाद हमारे पास काफ़ी बड़ा रिजर्व हो गया है। तो ये भी सही हो गया हमारा। तो ये तो सही हो ही गए थे, तो हमारा भी आंसर बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, 2, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा हमको सोचना है। ठीक है, तो हम अपने उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। दूसरा क्या, NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ किया है। तो हम अगर देखें कि पहला विकल्प जो कह रहा है कि NPCI वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है, तो ये एकदम सही बात है। NPCI जो है और जैसे NPCI ने जिसमें गांव दूर दराज के इलाकों के लोगों को बैंक खातों उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसको जोड़ा है जनधन खातों वगैरह से। और रुपए कार्ड इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है। तो पहला हमारा सही है और दूसरा भी हमारा सही है क्योंकि NPCI का ही रुपए है। तो दोनों विकल्प हमारे सही हैं। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा 1, 2 सही है। तो NPCI जो है मुख्य रूप से 2008 में स्टार्ट हुआ था RBI और भारतीय बैंक संघ के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में खुदरा भुगतान जो है रिटेल पेमेंट को सुरक्षित और सुलभ बनाना। ठीक है, तो इसके प्रमुख उत्पाद अगर देखें जाए तो UPI है, भीम है, रुपे है, IMPS वगैरह, ये सब इसके मुख्य उत्पाद हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। तो अगर हम पहला हमारा कह रहा है यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किया जा रहे बहुल करों के स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा कह रहा है यह भारत के चालू खाते घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु सक्षम बनाएगा। तीसरा कह रहा है यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है हमको देखना है। तो पहला जैसे कह रहा है यह बहुराष्ट्रीयों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों के स्थान पर एक कर की बात करें, तो ये तो हम लोग जानते हैं एक टैक्स की बात करता है, ये एकदम सही बात है। दूसरा कह रहे हैं चालू खाते घाटा की प्रबलता से कम करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सक्षम होगा। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि GST एक घरेलू अप्रत्यक्ष कर सुधार है, इसमें सीधा संबंध चालू खाते घाटे से नहीं है। और यह कहना कि यह चालू खाते घाटे को प्रबलता से कम कर देगा तो एकदम गलत बात है। तो ये और बात शब्द देखो ना, इसमें एक शब्द किया गया ना बहुत, मतलब प्रबलता प्रबलता जैसे शब्द आ जाए तो वैसे भी थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, इनको हमको हटा ही देना है। तीसरा कह रहा है यह भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में समृद्धि का आकार बृहद रूप से, ये भी देखिए बृहद रूप से बढ़ाएगा और निकट रूप से चीन से आगे ले जाएगा। तो ये भी गलत बात है क्योंकि ये GST है और इसे GDP से थोड़ी बहुत वृद्धि की उम्मीद की जाती है, लेकिन ये दावा करना कि चीन से आगे निकल जाएगा थोड़ा अतिशयोक्ति बात है। तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। 1, 2, 3 हमारे गलत हो गए, सिर्फ एक हमारा सही है। तो आंसर हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पिछले दशक में भारत की GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत रूप से वृद्धि हुई है।
और दूसरा विकल्प कह रहा है कि पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत रूप से वृद्धि हुई। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है? तो देखिए ना, इकोनॉमिक्स में क्या होता है या अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी काम सतत रूप से नहीं होता कि लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। चीज़ें ऐसा नहीं होता, किसी साल वृद्धि होगी तो हो सकता है किसी साल कुछ कम हो जाए, फिर वृद्धि हो, फिर कम हो जाए, ऐसे चलती हैं चीज़ें जिग जैग, ना कि सतत रूप से। तो ये सतत की बात कर रहा है, ये गलत है। इसमें भी सतत कह रहा है कि लगातार कम घाटा हुआ, ये भी गलत है। तो एक दो दोनों गलत हो गए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ना तो एक सही है ना तो बी सही है, तो दोनों गलत हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो गया, सतत कुछ नहीं होता। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।